नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय हिंदी चैनल। और वक्त हो चला है एक कलेक्टिव रीडिंग का। इस कलेक्टिव रीडिंग में मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसी एनर्जी का जो पॉप आउट हो रही है। कलेक्टिव रीडिंग कुछ इस तरह से की जाती है कि जो भी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ होती हैं मेरी पेरिफ्री में, जो मुझे पता है कि कम्युनिटी से ही आ रही हैं, उन एनर्जीज़ के बारे में मैं बात करती हूँ ताकि कोई और व्यक्ति भी अगर उन एनर्जी से इम्पैक्ट हो रहा हो तो उसका उससे फ़ायदा हो। इस कलेक्टिव रीडिंग के लिए मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी उन डिमोनिक एनर्जीज़ का भी जिन्होंने एक्चुअली में बहुत ज़्यादा मदद करी है। कई बार जो ये डीमंस होते हैं ये सोचते तो ऐसा है कि कुछ बुरा हो जाएगा, क्योंकि इनको एनर्जी चाहिए होती है, बहुत बुरी तरीके से इनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ये अपनी एनर्जी खुद क्रिएट नहीं कर पाते हैं, जिन्हें हम पिशाच कहते हैं हिंदी में। पिशाच अपनी एनर्जी खुद क्रिएट नहीं कर पाते हैं तो वो उन लोगों को टारगेट करते हैं, उन लोगों के पास जाते हैं जिनसे उनको लगता है कि एनर्जी उन्हें मिल जाएगी। जो लोग अच्छे होते हैं, जो लोग सेवा के कार्य में होते हैं, यानी कि निष्काम भाव से सेवा करते हैं, और जो लोग इंस्पायर्ड एक्शन में बिलीव करते हैं, जो एक्चुअली में जो सोर्स का रियल पाथ है उस पर चल रहे होते हैं, उन लोगों को ऑब्वियसली बात है जस्ट लाइक अदर्स उनको भी डीमंस अटैक करते हैं, क्योंकि उनके भी वीक मोमेंट्स आते हैं, नेगेटिविटी आती है। चैलेंजेस में ही डीमंस फ्लरिश करते हैं। फियर्स, जहाँ पे फियर की वाइब्रेशन होती है, एक डीमन को ये नहीं पता होता कि कौन इनर वर्क कर रहा है, कौन डॉक्टर है, कौन पायलट है, कौन साधु है, सन्यासी है, कौन भगवान है, कौन नहीं है, कौन एलियन है। उनको ये सब नहीं पता होता। उनको सिर्फ जैसे सूंघते हैं वो कि हाँ यहाँ पे फियर की एनर्जी है, यहाँ पे इनसिक्योरिटी की एनर्जी है, जहाँ पे भी फियर की वाइब्रेशन होती है वहाँ पे ये पहुँच जाते हैं। लेकिन इसीलिए मैं इनर वर्क को इतना महत्व देती हूँ और मैं सोलर प्लेक्सस चैंट को इतना महत्व देती हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि सोलर प्लेक्सस चैंट करने से या अपने आप को टोटली समर्पित करने से ये जो नेगेटिव एनर्जीज़ आपको अटैक करती है ना, तो इससे भी कुछ ना कुछ भला हो जाता है। इससे भी कोई ना कोई अच्छी चीज़ होती है जो आपको बाद में पता चलती है जब वो चीज़ कंप्लीट हो चुकी होती है। तो लास्ट नाइट मैंने बहुत ही नेगेटिव एनर्जीज़ को चैनल किया था, बहुत ही डार्क एनर्जीज़ को। और उस वक्त मुझे लग रहा था कि ये क्या कर रहे हैं, कलेक्टिव में घूम रहे हैं, पता नहीं कितने लोगों को ये तड़पा रहे होंगे। लेकिन सुबह तक ही मुझे आंसर बिल्कुल क्लैरिटी के साथ मिल गया। अब इनका जॉब क्या था? इनका जॉब होता है कि लोगों को डिस्ट्रैक्ट करें और परसुएट करें कि वो जो उनकी कमिटमेंट्स हैं, जो गोल्स हैं, जो पर्पस हैं, जो भी जिस भी कार्य में वो हैं उसको ना करें। ख़ासतौर से कोई इनर वर्क कर रहा है तो आपने कहानियाँ पढ़ी होंगी जिसमें कि कोई तपस्या कर रहा होता है, कोई योगी, कोई सिद्ध पुरुष, कोई ऋषि मुनि, और इंद्र अपने लोगों को, अप्सराओं को भेज देते हैं डांस करवाते हुए वहाँ पे, या कोई और ऑब्स्टिकल डाल देते हैं, बड़ी तेज़ बारिश कर देते हैं, बड़ी तेज़ धूप कर देते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं। जो हम लोग इनर वर्क करते हैं वो कुछ कुछ वैसा ही, आप उसे एक तरीके की सिंबॉलिज़म समझिए। तो अब जितनी भी मुसीबतें, चैलेंजेस वो फेस करता है योगी, तपस्वी, ऋषि मुनि, साधु, लेकिन वो अपनी तपस्या से नहीं हिलता। वो किस चीज़ से नहीं हिलता? वो उस टाइम पे बार बार रिपीटेशन में मंत्र का उच्चारण कर रहा है या सिमरन कर रहा है, तो उसके रास्ते में कुछ भी आ जाए वो उसका उच्चारण करना नहीं छोड़ता। मैं विष्णु पुराण देख रही थी तो उसमें मैंने ध्रुव का एपिसोड जब देखा था, काफ़ी सारे एपिसोड्स हैं, 5-6 एपिसोड से भी ज़्यादा है, तो उसमें यही चीज़ दिखाई थी कि जब भी वो तपस्या करता था, छोटा सा बच्चा है, एकदम नन्हा मुन्ना बालक, लेकिन उसने मन में ठान लिया कि मैं ये मंत्र करना नहीं छोड़ूंगा। नारद मुनि ने उसे समझा दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए बेटा, तू इस मंत्र को मत छोड़ियो, चाहे तुझे कोई भी रोके। तो वो करना शुरू कर देता है। और उसके बाद सोचो, इंद्र भी तो आफ्टर ऑल एक देवता ही है, एक डिवाइन बीइंग है। फिर एक डिवाइन बीइंग होने के बावजूद इंद्र में इतनी इनसिक्योरिटी क्यों है? उसी इनसिक्योरिटीज़ पे ये डीमन जो होते हैं, डिमोनिक एंटिटीज़, राज करती हैं, इसी में रूल करती है। अब वो कोई भी हो सकता है, इनसिक्योरिटी किसी को भी हो सकती है। जितना बड़ा पद होगा, जितना बड़ा पोस्ट होगा, उतनी बड़ी इनसिक्योरिटी। जितना ज़्यादा धन कमाएंगे उतनी बड़ी इनसिक्योरिटी। इनसिक्योरिटी तो किसी भी कारण से आ सकती है। तो ये जो डिमोनिक एंटिटीज़ है, डेविल की एनर्जी है, इसका काम है लोगों को उनके मार्ग से भटकाना। लेकिन कोई व्यक्ति अगर सरेंडर की स्टेज में होता है, 100% उसने समर्पित कर दिया अपने आप को, वो दुखी भी होता है तो इसलिए कि क्या मैंने समर्पण कम तो नहीं किया,
वो खुश भी होता है तो इसलिए कि चलो मैं उसको सोर्स को बताऊं कि आज देखो मैंने ये किया। उसकी बातें ही सोर्स के साथ होती हैं, उसकी बातें ही मास्टर्स के साथ होती हैं। ऐसे लोग मेरे पास आते हैं जब इनर वर्क करने के लिए, तो वो मुझसे ये कहते हैं कि मैं क्या करूं। मेरे पास वॉलंटियर्स भी आते हैं जो मेरे यहाँ काम करते हैं, वो मुझसे काम मांगते हैं। मुझे पता है कि इन लोगों को किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं, ये सिर्फ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ खुद को, अपने शरीर को एक सेवा सदन बनाना चाहते हैं, कैसे भी करके बस मुझे किसी के काम आना है। तो हमारे पास तो ऐसे बहुत काम है। अगर आपको भी वॉलंटियर करना है तो आप मुझे लिख सकते हैं और अपना कुछ बताइए, अपने बारे में प्रोफाइल दीजिए और ये भी बताइए कि आपको वॉलंटियर क्यों करना है, तो फिर उसके बाद मैं आपसे कनेक्ट करूँगी। वॉलंटियरिंग भी निष्काम भाव से करी जाती है तब सफल होती है। अगर आपका कोई मतलब है, आपका कोई मोटिव है उसके पीछे, तो फिर वो फलीभूत ही नहीं होता, उसका कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलता। तो जो ये एनर्जी मैंने यहाँ पे चैनल करी है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो आपको यूज़लेस फ़ील कराती है, क्योंकि यही कल की थीम मैंने देखी थी कि जो भी लोग इसमें फंसे पड़े थे उनको बड़ा यूज़लेस फ़ील हो रहा था, उनको एक तरीके का डर लग रहा था, उनको लग रहा था कि अब कोई नया ड्रामा ना खड़ा हो जाए। क्योंकि ये वो लोग हैं जो ड्रामा में ज़्यादा जाना नहीं चाहते, उनको ड्रामा से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप इसको कभी और समय में देखते हो तो ये आपके लिए एक टाइमलेस रीडिंग बन के आएगी, उसी समय पे आपके लिए ये सूट करेगी। और मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान से ये जो रीडिंग है ये 100% रेजोनेट करे। 100% भी कर सकती है, कम भी कर सकती है, और जैसा भी करे आप बता सकते हो लोगों को। एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि आप मेरे कंटेंट को सपोर्ट भी कर सकते हैं। पेट्रियन तो खैर किसी के लिए भी चलता है, चाहे वो इंडिया से हो चाहे वो विदेश से हो। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप मेरे कंटेंट को सपोर्ट कर सकते हो बाय दिस स्कैनिंग कोड ऑल्सो। इसको स्कैन कर सकते हो अगर आप इंडिया से हो, और आप अपना कंट्रीब्यूशन भेज सकते हो। और अगर आपको मेरे साथ पर्सनल सेशन करने हैं तो उसकी भी डिटेल्स नीचे दी गई हैं। रीडिंग्स अलग होती हैं, थेरेपीज़ अलग होती हैं। अब जैसे कई लोग बहुत सारे लंबे लंबे केसेस में फंसे होते हैं, लीगल केसेस। सबसे बड़ी सरकार तो उसकी सरकार है, तो अगर एनर्जी ब्लॉक्स होंगे तो फिर नीचे जो भी चीज़ें हो रही हैं उसमें आप फंसोगे। या फिर कोई एक रिलेशनशिप है, कार्मिक रिलेशनशिप हो सकता है, जो आपको लग रहा है कि आपका सोलमेट रिलेशनशिप है, आप उसमें 8 साल से 10 साल से फंसे हो और आगे ही नहीं निकल पा रहे हो, बढ़ ही नहीं पा रहे हो, आप उसकी रियलिटी ही नहीं देख पा रहे हो। द रीज़न वाई मुझे ये माया नगरी के कॉन्सेप्ट्स अच्छे नहीं लगते जो फिल्मों में दिखाते हैं, क्योंकि ये लोग इतनी फेक लव स्टोरीज़ दिखाते हैं, इतनी फेक कहानियाँ दिखाते हैं, इतनी फेक फैमिलीज़ दिखा देते हैं कि बेचारा आम आदमी जो बचपन से इनको देख रहा होता है उसको लगता है कि यही सत्य है, मेरी जीवन में भी ऐसा ही प्रेम आना चाहिए। वो प्रेम नहीं होता, वो लस्ट होता है। तो कई बार लोग लस्टफुल रिलेशनशिप्स में फंस जाते हैं, बेचारे अनजाने में फंस जाते हैं। चाहता तो हर इंसान यही है कि उसकी लाइफ में प्यार आए, उसको प्यार चाहिए होता है, लेकिन ये प्यार भी एक ऐसी चीज़ है, इस पर तो मैं अलग से सोच रही हूँ किसी दिन थेरेपी स्टार्ट कर दूँ। लव थेरेपी नाम रख दूँगी मैं इस थेरेपी का। और अगर किसी को अभी से ही सुन के इंटरेस्ट आ रहा है तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आधे से ज़्यादा लोगों को तो पता ही नहीं लव होता क्या है, लव क्या है, कौन सी चिड़िया का नाम है, प्यार किस चिड़िया का नाम है। तो नेगेटिव मेमोरीज़ की वजह से हम नेगेटिव एपिसोड्स को बार बार अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि हमको वो एनर्जी खुद से रिलीज़ करनी ही नहीं आती। और कोई जो जानता है वो अगर हमें समझाएगा भी ना कि ऐसे कर लो, तो हम उसकी बात नहीं मानते, क्योंकि हमें टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में इतना ज़्यादा घुसना होता है। कई लोगों को मैंने देखा है, पढ़े लिखे समझदार लोग होते हैं, वैसे इतने इंटेलिजेंट होते हैं, पूरी दुनिया को गाइड कर सकते हैं, लेकिन खुद इतने टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में फंसे होते हैं, बिना सर पैर के रिलेशनशिप में सालों साल, निकलना ही नहीं चाहते, निकल ही नहीं पाते। इतनी अटैचमेंट होती, जैसे आप उनको छेड़ दो ज़रा सा भी कि यार तुम्हारी अटैचमेंट है, तो बिल्कुल भड़क जाते हैं, या फिर एक कोने में घुस के बैठ जाएंगे, डार्क नाइट में घुस जाएंगे, फिर ऐसा प्रिटेंस करेंगे कि मैं तो भैया किसी से ना बात ही नहीं करना चाहता या बात ही नहीं करना चाहती, क्योंकि जी मैं तो बहुत ही ये हो। असलियत ये होती है कि उनको आपने बस ये कह दिया कि जिस प्यार के पीछे आप पागल हो रहे हो वो प्यार सही नहीं है, उस प्यार से बचो। ये बात उनसे टॉलरेट ही नहीं होती, उनसे बर्दाश्त ही नहीं होती, क्योंकि वो अपनी उस चीज़ से निकल नहीं पा रहे होते। उनके अंदर प्रोग्रामिंग है, इतनी डीप रूटेड प्रोग्रामिंग है। तो अगर आप इन बातों से रेजोनेट करते हो और आपको इस प्रोग्रामिंग से निकलना है और ख़ुद पे वर्क करना है, तो आप थेरेपीज़ में एनरोल कर सकते हो। अलग अलग थेरेपीज़ है, कार्मिक रिलीज़ बोलते हैं जो बेसिक थेरेपी, जहाँ से स्टार्ट होती थेरेपी।
जिसमें सबसे थोड़े सेशंस है, क्योंकि एक्चुअली में ये सब कर्मा का ही खेल है। जितना भी संचित कर्मा आपके पास है ना पुराना, ये सारा उसी का खेल है, वही लोगों को नाचना चाहता है। पर लोगों को ये रियलाइज़ नहीं होता कि इसको छोड़ना कैसे। अब ये ऐसी चीज़ नहीं कि मैं आपको 5 मिनट में समझा दूँ और आप छोड़ दोगे, इसके लिए तो आपको टाइम निकालना पड़ेगा। तो एक डिस्क्लेमर और भी है कि आप थेरेपी में तब तक मत आना जब तक कि आपको सरेंडर नहीं करना और जब तक कि आपको वाकई में मेहनत नहीं करनी। अगर तो ये सिर्फ ऊपरी बातें हैं, हमें तो भैया हाई वाइब्रेशनल बनना है, वो सिर्फ बातें होती है। जैसे आप उनको इनर वर्क करने को बोलो, जैसे आप उन्हें बोलो कि रोज़ 15 मिनट ध्यान करना है, ज़्यादा भी नहीं, तो बस वहीं पे उनकी कंप्लेनिंग शुरू हो जाती है। थोड़ा सा भी आप उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दो। सोचो वो लोग कैसे होंगे, वो योगी तपस्वी जो 24-24 घंटे तक यही काम करते थे। हमारा तो 15 मिनट में 20 मिनट में ही हमारी हवा निकल जाती है। थेरेपी करने का रीज़न एक और भी होता है, और वो ये होता है कि आप एक दिन में नहीं छोड़ सकते हो ये सब, और इसके लिए आपको कोई गिल्ट भी नहीं पालना। थेरेपिस्ट आपको ये रियलाइज़ करवाता है बार बार कि इट्स ओके अगर तुम्हें समय लग रहा है, इट्स ओके। बस तुम अपना पुरुषार्थ करो, और तुम्हें अगर कोई दिक्कत आती है तो तुम वो बताओ, वी विल टॉक अबाउट इट। गाइज, ये ना कोई इंसेक्ट्स नहीं है, क्योंकि मैं बिल्कुल लाइट के सामने बैठी हूँ, तो वो जो पार्टिकल्स उड़ते हैं ना, ये वो हैं। ये कैमरे के सामने आते हो तो ऐसा लगता है कोई इंसेक्ट है, बट दे आर नॉट। तो ये जो एनर्जी है, फूल की एनर्जी, ये एनर्जी हमको चाहिए। लेकिन ये जो डेमोनिक अटैक है जो मैंने फ़ील किया, ये आपको इसी फूल की, इसी सरेंडर की एनर्जी से निकाल के इसमें ले जाता है। ये देखिए कैसे ये बंधन में बंधे हैं, ये खुद को निकाल भी नहीं पा रहे हैं। निकाल सकते हैं बहुत आसानी से, ये निकाल भी नहीं पा रहे हैं। तो एनीवे, ये सारी डिटेल्स जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं, आप उसको चेक कर सकते हैं और आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप कोई रीडिंग लेते हैं तो कृपया करके मुझे कुछ भी मत बताइएगा अपनी सिचुएशन के बारे में। हो सकता है आपका किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट हुआ हो, किसी के साथ आर्ग्यूमेंट हुआ हो, क्योंकि वो चीज़ भी यहाँ पे निकल कर आई है कि कोई ना कोई डिसएग्रीमेंट, आर्ग्यूमेंट हुआ जिसके बाद आपका इतना ज़्यादा हार्ट ब्रेक ही हो गया। मतलब थोड़ी सी देर में ही आपको इतना दुख पहुंचा। आपने भी हो सकता है कुछ बातें बोल दी, सामने वाले ने भी कुछ बातें बोल दी, एक दूसरे के साथ गर्मा गर्मी हो गई। हो सकता है ये इसमें ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हों, लेकिन इनके जो इंस्टिगेटर हैं इस लड़ाई के या फिर इस नेगेटिविटी के, वो कोई और लोग हैं जो कि डेमोनिक एंटिटीज़ को अपनी बॉडी को एक वेसल की तरह उनको दे देते हैं। उनको, कईयों को तो रियलाइजेशन नहीं होता, कईयों को होता है। कैसे होता है रियलाइजेशन? कि अच्छे काम की आड़ में बुरे काम करना, सोशल सर्विस की आड़ में बुरे काम करना, या जैसे सेलिब्रिटीज़ बन के एक अच्छा स्थान पाके गलत काम करना, वासना को इधर उधर देना, लोगों में दान करना उसका, लोगों की भोली भाली जो उनकी जो मेंटालिटी होती है, वो तो बेचारे प्रोग्राम्ड होते हैं, उसका फ़ायदा उठाना। क्योंकि हर इंसान को एक्चुअली में अटेंशन चाहिए, और डीमंस को तो अटेंशन हद से ज़्यादा चाहिए। वो तो अपनी खुद की अटेंशन पे जीते ही नहीं है, वो दूसरे की टेंशन पे ही जीते हैं। तो यहाँ पे मुझे दिखाया गया कि कुछ बैड पीपल हैं, और डिप्रेस्ड पीपल, सेल्फिश, मैनिपुलेटिव पीपल कैन क्रिएट सम प्रॉब्लम। ऐसा आपको लगता है कि ये मेरी लाइफ में, या जो मेरे लव्ड वंस हैं, मेरे वेल विशर्स हैं, उनकी लाइफ में ये कोई ना कोई नया ड्रामा, नया प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो जो ये प्रॉब्लम क्रिएटर्स हैं, भले ही ये आपको पता है बेकार लोग हैं, नेगेटिव हैं, ये हैं वो, इनमें कोई शक्ति नहीं, कुछ दम नहीं है, मैनिपुलेटिव तो बहुत ज़्यादा है, भले ही ये कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उस टाइम एक फ़ियर जनरेट कर दिया, अननेसेसरी फ़ियर जनरेट कर दिया, ठीक है। तो ये जो लोग हैं, ये डीमंस के साथ अटैच्ड है, और ये बस लोगों को फंसाते हैं, एंटेंगल करते हैं, किसी ना किसी बेकार की प्रॉब्लम में उलझा दिया, बेकार की सिचुएशन में उलझा दिया। फिर वो सारे जो अच्छे लोग हैं उनकी एनर्जी वेस्ट होगी, जो अच्छा कार्य वो करने जा रहे थे वो ना करके फालतू की बातों में बिज़ी हो गए, फालतू की चीज़ें कर रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, कभी इससे मिल रहे हैं, कभी उससे मिल रहे हैं, सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। सॉल्व तो कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि कुछ है ही नहीं। कुछ होगा तो सॉल्व होगा ना, बस एक माहौल बना देते हैं, बस एक डर का माहौल बना दिया, और बस। अब इसमें एक पॉइंट ये भी आया है कि आप जब किसी के साथ
या ज़िंदगी में या फैमिली के अगेंस्ट, किसी के भी अगेंस्ट जाते हो तो आप एक अच्छे कारण से जाते हो। आपको कोई सेवा करनी है, आपको इनर वर्क करना है, या आपको मतलब पहले जैसी ज़िंदगी नहीं जीनी है, माया से भरी ज़िंदगी में नहीं जीना, तो आप रिबेल बन गए। आपने सबको छोड़ दिया, सबको त्याग कर दिया, आपने कहा मैं तो सत्य के सहारे ही रहूँगा। या आपकी बातें ऐसी थी कि दूसरों ने आपको छोड़ दिया क्योंकि उनको लगा कि यार ये सब तो हम सुन नहीं सकते, झेल नहीं सकते इतनी नेगेटिविटी। दो ही कारण से लोग आपको छोड़ेंगे, या तो आप बहुत पॉजिटिव हो या तो फिर आप बहुत नेगेटिव हो। अगर आप बहुत पॉजिटिव हो तो ये तो आपके लिए बहुत ही वरदान जैसा साबित होगा, क्योंकि आपको जो मज़ा आएगा अकेले रह के अपने सॉलिट्यूड में, या फिर आप जो भी कार्य करते हो आपकी एक सोल फैमिली तो होगी ही होगी। पॉजिटिव लोगों की हमेशा सोल फैमिली होती है, उनके साथ स्पिरिट गाइड्स होते हैं, उनको बहुत सारी साइंस और सिंक्रोनिसिटीज़ मिलती रहती है टाइम टू टाइम। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर थोड़े दुखी भी होंगे ना रात को तो सुबह तक सही हो जाएंगे। लेकिन जो ये फॉल्स लोग होते हैं ना, ये अननेसेसरीली रिबेल बनते हैं, ये अपनी ईगो के लिए रिबेल बनते हैं। जैसे कई मैंने देखा है औरतों को और आदमियों को अपना घर तोड़ देते हैं, अपना घर बर्बाद कर देते हैं, अपनी फैमिली को छोड़ के चले जाते हैं क्योंकि उनको कोई मटीरियलिस्टिक चीज़ प्राप्त करनी होती है, कोई अवार्ड चाहिए। मैं एक गाना सुन रही थी एक पॉप सिंगर का, वो ये कह रही थी कि हाँ, लिरिक्स ऐसे थे कि हाँ मैंने लड़ाई करी, हाँ मैंने ये किया, हाँ मैंने ब्रेकअप किया, हाँ मैंने वो किया, लेकिन लास्ट में मुझे एक ग्रैमी तो मिला ना, आज मेरे पास ग्रैमी है, तुम्हारे पास क्या है। एक डायलॉग वो होता था कि मेरे पास माँ है, तेरे पास क्या है, तूने क्राइम का रास्ता पकड़ा, मैं ऑनेस्ट हूँ, मेरे पास माँ इसलिए है क्योंकि मेरी माँ ने सच्चे इंसान को पकड़ा, मेरी माँ ने उसको चूज़ किया जो लोगों के काम आता है, तू तो लोगों को तंग करता है। लेकिन आजकल के डायलॉग ये बन गया कि हाँ मैंने सब बर्बाद कर दिया लेकिन मुझे ग्रैमी तो मिल गया। तो मैं ये सोच रही थी कि ये कैसी रिबेलियसनेस है जिसमें कि आप रिबेल बन रहे हो बिना किसी कारण के, अपनी फॉल्स ईगो को मसाज करने के लिए। कई दफ़े डेमोनिक एंटिटीज़ हमारी लाइफ में कंटेंट के थ्रू भी एंटर करती है कि आपने कोई हॉरर शो देख लिया जिसको कि आप डिकोड नहीं कर पाए, या जैसे कोई बिग बॉस जैसा शो देख लिया। मैंने कई दफ़े इस तरह के शोज़ के भी वीडियोस बनाए हैं जहाँ पे ख़ास तौर से मुझे लगा है कि तो हद से ज़्यादा नेगेटिविटी फैला रहे हैं लोगों के अंदर, या फिर एक बहुत ही पॉजिटिव इंसान ऐसी जगह पे चला जाए फिर कैसे वो प्ले अप होता है और कैसे वो बदल जाता है। मैंने ऐसे भी लोग देखे रियलिटी शोज़ में जो जाते हैं और जय श्री राम बोलते हैं, लेकिन जब वो बाहर आते हैं तो फिर वो सारे रावण के काम कर रहे हैं। शरीर को परोसना दूसरों के आगे, वासना को परोसना, मटीरियलिज़म को हद से ज़्यादा फैलाना। क्या ये लोग असलियत में खुश होते हैं? नहीं, क्योंकि जो खुश होते हैं उनको कभी अपनी पीआर नहीं करनी पड़ती। जो खुश होते हैं उनको अपनी मार्केटिंग पे एक रुपया खर्च नहीं करना पड़ता। वो आपके आगे मार्केटिंग और पीआर कर ही इसलिए रहे हैं क्योंकि उन्हें किसी चीज़ को आगे ले जाना है। वो रियल नहीं है, वो एक प्रोजेक्शन है। उस प्रोजेक्शन को भी देख के कई बारी लोग नेगेटिव जोन में चले जाते हैं। हो सकता है आपने कोई अनजाने में कोई पोर्नोग्राफिक सीन देख लिया, आप उसे डिकोड नहीं कर पाए। मैंने ये चीज़ नोटिस करी कि आई वॉज ट्रांसफरिंग डेटा और आई हैड ओपन सम अदर वेबसाइट, और उस वेबसाइट में नीचे पॉपअप एड्स आ रहे हैं विच आर टोटली पोर्नोग्राफिक इन नेचर, और सारा मूड ख़राब हो गया। या फिर मैं एक दिन रोड क्रॉस कर रही थी और मैं एक स्पिरिचुअल सेंटर से अपने घर जा रही थी। जब मैं रोड क्रॉस कर रही थी तो एक बंदे ने अपनी बाइक पे जा रहा था और उसने मेरे को देख के बहुत ही गंदा जेस्चर किया। मेरा मूड ख़राब हो गया। मैंने सोचा कि यार मैं अभी इतनी अच्छी जगह से बाहर निकली हूँ इतना अच्छा कार्य करके, और ये देखो इस आदमी को, इसके अंदर कितनी लस्ट है, ये कितना बड़ा मानसिक रोगी है कि इसको शायद मेरी शक्ल भी नहीं दिख रही ढंग से, इसको बस एक लड़की दिख रही है। 30 सेकंड की विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी में ही इसने ये चीज़ कर दी कि भाई एक अकेली लड़की उसे रोड क्रॉस करती हुई दिखी तो चलो ये गंदा सा जेस्चर कर दूँ, ये गंदी सी आवाज़ निकाल दूँ और ये कुछ डायलॉग मार दूँ व्हाटएवर, और मैं खुश हो जाऊंगा, मेरे को चीप थ्रिल्स मिल जाएंगे या मेरी वासना पूरी हो जाएगी। ये सारे मानसिक रोगी भी हमारे आसपास रहते हैं। तो जब उस बंदे की एक्ट की वजह से, जेस्चर की वजह से जब मेरा मूड ख़राब हुआ तो मुझे अपने आप को उसी टाइम ठीक करना पड़ा। मैंने अपने आप को बोला कि लाइक दिस, मैंने बोला कि वो मानसिक रोगी है, वो बीमार है, वो इतना ही कर सकता है, वो यही जेस्चर कर सकता है, इससे ज़्यादा वो नहीं कर सकता। वो तुम्हारे पास भी नहीं आ सकता क्योंकि उसे पता है वो मार खाएगा या गिर जाएगा। उनको पता होता है किसकी क्या एनर्जी है। वो इतने ज़्यादा रोग से ग्रस्त हैं, तो हम उनके चक्कर में अपना मूड क्यों ख़राब करें। सिमिलरली जब हमारी किसी से अच्छे मन से भी लड़ाई हो जाती है, आप अच्छा कार्य कर रहे हो, कोई दूसरा अच्छा कार्य कर रहा है, या फिर आप इनर वर्क कर रहे हो और ऐसे में कोई चीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट कर दे, कोई आर्ग्यूमेंट, अननेसेसरी की लड़ाई झगड़ा, रोना धोना,
जैसे होता है घर वालों के साथ हमारी इतनी अटैचमेंट होती है, इतनी एक्सपेक्टेशन होती है, हम बिना बात के रोते रहते हैं, तुमने मेरे लिए ये नहीं किया, तुमने मेरे लिए वो नहीं किया, मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई तुम्हारे साथ रहते हुए, मेरा तो जीवन, मैंने तो पता नहीं क्या क्या कर लेना था बट मैंने किया ही नहीं, क्योंकि मैं ऐसी फैमिली में पैदा हुआ या पैदा हुई, या मुझे ऐसा पति मिला या ऐसी पत्नी मिली। अपनी असफलताओं को और अपनी गलतियों को हम दूसरों पे थोपते हैं, और उसके लिए हमें कोई मौका चाहिए, हमें बस एक मौका चाहिए। जब भी हम रोने लगते हैं, जब भी हम दुखी हो जाते हैं, तो हम यही करने लग जाते हैं कि मेरी तो किस्मत ही फूटी है, काश मेरी किस्मत अच्छी होती। इस तरह से हम रोते हैं। पर ये रियलाइजेशन होना ज़रूरी है, आपको भगवान के आगे ये प्रेयर्स करनी चाहिए कि ये भगवान, ये जो मैं हरकतें करता हूँ या करती हूँ, प्लीज़ इसको बंद कर दो किसी भी तरीके से, क्योंकि ये जब तक ऑन रहेगा तब तक मेरा कुछ नहीं होने वाला। मैंने ऐसे ही हर मुसीबत में, हर चैलेंज में रोना धोना मचाना है, और मैंने अपनी ज़िंदगी में और नर्क लाना है, और फिर मैंने सबको उसमें घुसाना है। मैं ये नहीं कहती कि आप आर्ग्यूमेंट ही करना छोड़ दो, मैं ये नहीं कहती डिबेट करना छोड़ दो, चुप होके बैठ जाओ, नहीं। ये जो सारी बातें मैं आपको बता रही हूँ, ये कलेक्टिव रीडिंग का हिस्सा है, क्योंकि यही मुझे दिखाया गया है कि कहीं पे बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट हो रहे हैं, कॉन्वर्सेशन हो रहे हैं, या फिर कहीं पे कोई मेंटली बहुत नेगेटिव हो गया, उसकी किसी से फिजिकल कॉन्वर्सेशन लड़ाई नहीं हो रही, वो मानसिक रूप से ही लड़ रहा है किसी से, मेंटल डायलॉग्स, एक डायलॉग वो कह रहा है, फिर उधर से वो, और वो बैठा हुआ अपने घर में, अपनी जगह पे, पर उसके दिमाग में वो चल रहा है। या फिर कोई पुराना आर्ग्यूमेंट, कोई पुरानी लड़ाई एकदम से किसी चीज़ की वजह से ट्रिगर हो गई, आपने कोई सीन देख लिया या आपने कुछ पढ़ लिया, और वो पूरी की पूरी बात आपके सामने एकदम से आ गई, और सारा का सारा जो आप प्रेजेंट मोमेंट में थे सब चला गया, प्रेजेंट मोमेंट गया, अब वो पास्ट में चले गए या फिर फ्यूचर में चले गए। तो अगर तो आप, ये बहुत अच्छी बात मैं बोलने वाली हूँ, अगर तो आप सरेंडर स्टेज में हैं, और मान लो ऐसा होता है, अगर तो आप सरेंडर स्टेज पे हो, या आप वॉलंटियर कर रहे हो, या आप लिटरली समर्पित होकर इनर वर्क कर रहे हो, आपको जो कहा जा रहा है, आपको जो सिखा रहा है, जिसको भी आपने समर्पित किया, जिसके भी पास आप गए हो, ये जानना भी ज़रूरी है किसके पास आप गए हो। एक तो मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो एक साथ 10 जगह जाते हैं, पता नहीं वो क्या चाह रहे होते हैं। वो एक टैरो कार्ड रीडर के पास भी चले जाएंगे, वो एक स्पिरिचुअलिस्ट थेरेपिस्ट के पास भी चले जाएंगे, वो एक साइकोलॉजिस्ट के पास भी चले जाएंगे, फिर वो एक एस्ट्रोलॉजर के पास भी चले जाएंगे, फिर वो दिन में 10 लोगों को देख लेंगे, और दिन भर वो अपनी मून एनर्जी को बांटते रहेंगे, उसको कलेक्ट नहीं करते। आप जब तक अपने सन और मून को ठीक नहीं रखोगे, सन क्या है, सन शेयर करने के लिए, मून क्या है, कलेक्ट करने के लिए। मून आपके मन से जुड़ा है, मून आपकी मदर एनर्जी से जुड़ा है, आपकी इमोशनल स्टेट से जुड़ा है। जब हम 10 जगह पे फैल जाते हैं, इतनी जगह पे बट जाते हैं, तो हमें कभी शांति नहीं मिल सकती। इसीलिए मैं लोगों को कहती हूँ कि फेथ की प्रैक्टिस करो। मैं लोगों को क्यों कहती हूँ कि फेथ रखो, बिकॉज फेथ आपको वन फोकल पॉइंट तक ले जाता है। आपको इतना भरोसा रखना पड़ेगा, और बेस्ट भरोसा है कि आप सोर्स पे भरोसा करो। आप ये रियलाइज़ करो कि आपकी जो भी लाइफ जैसे भी लिखी गई है, जो भी एपिसोड आपके साथ हो रहा है, जो भी कुछ हो रहा है, चाहे वो अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, वो उस पर मत जाओ, बस जो भी हो रहा है आगे कालांतर में इससे कोई ना कोई बेनिफिट होगा। तो अगर ये आर्ग्यूमेंट, ये नेगेटिव एनर्जी भी आ रही है, अगर आप अवेयरनेस में हो, तो आप इंस्टेंटली पहले तो खुद को आप शांत करोगे कि यार मुझे इस सिचुएशन में नहीं पड़ना, मुझे अपने माइंड को डाइवर्ट करना है। जैसे मैंने अपने माइंड को यहाँ आके डाइवर्ट कर दिया, ऐसे मुझे यहाँ से निकलना कहीं और। या कुछ भी कर लो, कोई आपका फेवरेट कॉमेडी शो लगा लो, कोई डांस म्यूज़िक लगा लो, वॉक पे चले जाओ, कुछ भी ऐसा करो, एक पेंटिंग बनाने लग जाओ, छोड़ दो उस चीज़ को, वहीं पे ड्रॉप कर दो। एक तो आपको ये अवेयरनेस लानी है, दूसरा आपको ये अवेयरनेस लानी है जो थोड़ी देर बाद खुद ही आ जाएगी कि इस सारे मैटर से पॉजिटिव क्या हुआ। हो सकता है वो आपको इंस्टेंटली ना मिले, बट आपको सोचना तो पड़ेगा कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा वो भी अच्छा होगा। है कोई अभाव आपकी ज़िंदगी में, कोई लिमिटेशन है इस वक्त, तो वो किसी ना किसी बढ़िया चीज़ की वजह से ही हो रही, क्योंकि अगर वो लिमिटेशन आपको महसूस नहीं होगी तो आप लिमिटलेस पोटेंशियल में नहीं जा सकते। आपको उस लिमिटेशन से भी कुछ पॉजिटिव निकालना है। आप रोए तो आप सोचो यार इसमें भी मेरा कुछ भला होगा। आपने किसी के साथ बहस कर ली अननेसेसरी, आप अवेयरनेस में आ गए, फिर आप ठीक हो गए, फिर आपको सोचना है कि यार इसके पीछे भी कुछ भला होगा। कुछ भी हो सकता है, मान लो आपकी किसी से बहस हो गई और आप रात को देर से सोए उसकी वजह से, और अगले दिन आप लेट हो गए, लेकिन आप लेट हो गए और आपको रियलाइज़ हुआ कि जिस बस में आप जा रहे थे उसका एक्सीडेंट हो गया था, या जिस पाथ पे आप जा रहे थे वहाँ तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम था, 4 घंटे के लिए लोग फंसे रहे,
ये मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ, ये वाइल्ड एग्जांपल है, मैं तो छोटी छोटी बातों में आपको बता रही हूँ, आपको आंसर मिल जाएंगे। जितना आप ऊपर जाओगे ना, आपको चमत्कार देखने के लिए कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा। जितना आप अपना इनर वर्क करोगे, आपको आपके चारों तरफ सिंक्रोनिसिटीज़, आंसर्स मिलने लग जाएंगे। आपको एकदम अद्भुत तरीके से आपको जवाब मिलेंगे। लेकिन हम इंसानों की, स्पेशली जो डिस्टॉर्टेड एनर्जीज़ में होते हैं ना, वो इन आंसर्स को कुछ मानते ही नहीं है। उनको भी पता है ये चमत्कार है, उनको भी पता है ये सिंक्रोनिसिटी है। आपने सवाल पूछा कोई और भगवान ने आपको आंसर दे दिया, किसी पिक्चर के थ्रू, किसी माध्यम के थ्रू, किसी व्यक्ति के थ्रू, कोई ऐसी बात बोल दी उसी टाइम उसी समय, वो ऐसे क्लिक कर गया। लेकिन हमको चाहिए कोई चमत्कार, हमको चाहिए कोई वैसा चमत्कार जैसे फिल्मों में और टीवी में और इसमें उसमें दिखाते हैं कि भाई कोई ऐसा मिरेकल दिखाओ ना भगवान जी। भगवान जी काम करो, आप वैकुंठ से नीचे आओ, आप मेरे सामने खड़े हो जाओ और आप ही मुझे बोलो कि भैया ऐसा तुझे करना है। जो आप मुझे 15 सिंक्रोनिसिटी सुबह से भेज चुके हो, उसका मुझे कोई नहीं, या पिछले 2 महीने से जो आप मुझे समझाना चाह रहे हो उसका कुछ नहीं। आप खुद आओ, आप लक्ष्मी जी को लेके गरुड़ में बैठ के, शेषनाग को लेके, सबको लेके आप आ जाओ, दर्शन दो प्रभु, आप ही अपने मुँह से बोलो। तो हम लोगों ने भी ना उसको बहुत ज़्यादा ऐसा बना दिया है कि हमें आंसर्स नहीं मिलते। तो आज की जो भी चैनलिंग है, जो भी इससे रेजोनेट कर रहा है, वो व्यक्ति है जो इस सारी सिचुएशन में भी पॉजिटिविटी को ढूंढना जानता है। इन सारे डीमंस ने आपको चैलेंज किया। यहाँ पे मुझे कम से कम 2 से 3 डीमंस दिखाई दिए थे। इन्होंने आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से चैलेंज किया। उस सिचुएशन की वजह से कुछ और सिचुएशन हुई, और फिर वो जो कोई और सिचुएशन हुई, जो भी कुछ हुआ उसमें आपने सिर्फ पॉजिटिव ही देखना चाहा, क्योंकि आपने निष्काम भाव से अपने आप को समर्पित किया। जो भी चीज़ हुई उसमें आपने बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, बिना किसी मोल भाव के, बिना किसी गिव एंड टेक के आपने उस चीज़ में अपना योगदान दिया, कंट्रीब्यूट किया। और उसी निष्काम भाव से किए गए उस एक्शन की वजह से, उस एक्ट की वजह से, मान लो आप किसी डिबेट में नहीं पढ़ना चाहते थे लेकिन आप पढ़ गए क्योंकि आपने सोचा कि यार इसमें किसी का भला होगा। आपको नहीं पता था कोई डिबेट होगी या कोई लड़ाई हो जाएगी, हो जाएगा। आप तो गए थे कोई अच्छा कार्य करने, पर वहाँ जाके आपने रियलाइज़ किया कि भाई ऐसे ऐसे कुछ सिचुएशन है जो आउट ऑफ बैलेंस हो गई है, उसमें आप भी फंस गए। अगर आपका मेन मोटिव, अगर आपकी इंटेंशन सही है ना, तो फिर सारी चीज़ें अपने आप सही हो जाती हैं, क्योंकि वही इंटेंशन आपको होश में लाती है कि अरे तुम तो ये करने गए थे ना, तुम इसी पे जुड़े रहो, तुम इसके अलावा कुछ मत सोचो, इसके अलावा जो भी सारी बातें हैं सब बेकार है। आप किस कॉज के साथ जुड़े हो, आप किस कार्य के साथ, किस थॉट के साथ जुड़े हो, बस वही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो होना होगा वो देखी जाएगी। ये रीडिंग एक वैलिडेशन भी हो सकती है, एक एक्नॉलेजमेंट भी हो सकती है, या फिर आपको उस स्टेज तक ले जाने में एक ब्रिज का काम भी कर सकती है कि जस्ट इन केस आप बहुत नेगेटिव हो, दुखी हो, परेशान हो, और आपने ये चैनलिंग देख ली, तो अब आप होश में आ जाओगे कि अरे हाँ, शायद मैं अननेसेसरीली ही ज़्यादा वरी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मुझे इतना करना नहीं चाहिए, लेट इट बी, जो होगी देखी जाएगी। ऐसा ही कहते हैं ना, जो होगी देखी जाएगी। क्यों कहते हैं? ये उन लोगों ने बनाया ये शब्द, क्योंकि कुछ फ्रेजेस तो बहुत सही लोगों ने बनाया और कुछ तो बिल्कुल फालतू लोगों ने बनाया, मुझे लगता है वो भी पॉपुलर हो जाते हैं। जो होगी देखी जाएगा मतलब है यू आर लेटिंग गो। नाउ यू डोंट वांट टू कंटेस्ट और क्वेश्चन और फाइट इट आउट और डू एनीथिंग। यू आर लाइक ठीक है, फाइन, दिस इज इट, सो दिस इज इट, लेट मी डू माई बिट, आई विल गिव माई 100% टू वट एवर thing I am associated with or attached with. I'm not gonna run away from it. आप भागोगे उससे, एस्केपिज्म में जाओगे, फिर खुद को आप खुद ही को बेवकूफ़ बनाते रहोगे, खुद ही को कुछ भी बोलते रहोगे, खुद ही को एक तरह से उसमें फंसा के रखोगे। और मुझे ऐसा लगता है जो भी इस चैनलिंग से रेजोनेट करता है वो ऐसा नहीं करना चाहता। ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने भगवान के आगे आंसू बहाए हैं, हे प्रभु मुझे ऐसा मत होने दो, देखो ऐसा करके मैं कितनी दुखी हूँ, खुद भी दुखी और अगल बगल वाले आसपास वाले भी सब दुखी। कोई भी खुश नहीं हो पा रहा है इस वक्त मेरे सामने, क्योंकि मैंने इतना ज़्यादा ये फील कर लिया है। और जैसे आप लेट गो करते हो, वही लोग, वही डिफ़िकल्ट सिचुएशंस आपके दोस्त बन जाते हैं, या फिर आप उनसे टोटली डिटैच हो जाते हो। आपको उनके एग्जिस्टेंस से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, आप रिएक्ट ही नहीं करते, तो फिर वो बेअसर हो जाते हैं, वो डीमंस बेअसर हो जाते हैं। एक कायम चूरन का बचपन में ऐड आता था, उसमें एक आदमी होता है और 3 राक्षस होते हैं उसके सामने और वो उनको गोलियां मार रहा होता है, और वो कहता है कि गोलियों से भी असर नहीं, तो फिर कोई उसको चूरन ला के देता है और वो चूरन खाता है और वो सारे राक्षस बेअसर हो जाते हैं। तो ये वही चूरन है सरेंडर का, सोर्स का। आप अगर सोर्स के साथ जुड़ जाओगे, अगर आप निष्काम भाव से सेवा में जुड़ जाओगे, सही से इनर वर्क करोगे, तो ये ऐसा है
ये चिंतामणि पारसमणि जैसा, मन का है राम नाम का ऐसा, चिंतामणि पारसमणि जैसा। तो ये चिंतामणि क्या होती है, पारसमणि क्या होती है? पारसमणि तो आप सबको पता ही है, जिस मणि को छूने से कोई मेटल भी गोल्ड में कन्वर्ट हो जाता है। उसी तरीके से हमारी इंटेंशन और हमारा सरेंडर भी एक पारसमणि जैसा है। अगर हम निष्काम भाव से सेवा करते हैं, निष्काम भाव से सरेंडर करते हैं, कॉन्स्टेंट रिमेम्बरेंस ऑफ सोर्स ऑल्सो हेल्प्स अस टू बिकम कॉन्स्टेंटली अवेयर। क्योंकि अवेयरनेस तो बड़ा मुश्किल है। जो लोग लूसिड ड्रीमिंग करते हैं वो भी मुझे कहते हैं कि हम दिन भर कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं ताकि जब रात को सोएं सपने में तो टोटली अवेयर हों कि यार ये तो एक सपना ही है। या फिर कई लोग सपनों में जब वीक हो जाते हैं तो लूसिड ड्रीमिंग ट्राई करते हैं। आजकल लोगों ने इन बातों को बहुत बड़ा बड़ा बना दिया है, बहुत हैपनिंग बना दिया, एस्ट्रल प्रोजेक्शन, लूसिड ड्रीमिंग और ये वो। लेकिन दरअसल ये कोई भी कर सकता है अगर वो अवेयरनेस में रहे। अगर दिन भर आप अवेयरनेस में हो तो आप सपने में भी अवेयर होगे। कई लोग तो सपने में भी ऐसे गलत काम करने से खुद को रोक लेते हैं। सपने में ये करना बड़ा मुश्किल है क्योंकि रियल वर्ल्ड में ही तो हम अवेयर नहीं रहते, तो सपने में कैसे रहेंगे। तो कई लोगों की जो एक्चुअल प्रैक्टिस है वो ड्रीम वर्ल्ड से जुड़ी है। मैं भी जब लॉन्ग टाइम तपस्या पे जाती थी तो हर रोज़ रात को मुझे सपने आते थे और ऐसे विविड सपने आते थे। जो दिन भर तपस्या करी है उसका आंसर आपको ड्रीम स्टेट पे मिल जाता है। और ऐसे ऐसे ड्रीम है, अगर मैं ड्रीम्स ही आपको शेयर करने लग जाऊंगी तो आधे लोगों को तो उसी में मज़ा आ जाएगा कि वाओ क्या सही है, क्योंकि उससे भी कई लोग रेजोनेट करेंगे। मुझे याद है कि मुझे जैसा ड्रीम आया था एक रात को, सेम ड्रीम मेरे साथ एक और लड़की जो थी वो तपस कर रही थी। हमने पूरा 14 घंटे का ध्यान किया था और रात को हम अपने अपने रूम में चले गए। अगले दिन हमने कोई बात नहीं की। जो 10-11 दिन बाद जब हम मिले तो हमने डिस्कस किया कि यार उस दिन ना मुझे ऐसा ड्रीम आया था। तो उसने बताया यार मुझे भी ऐसा ड्रीम आया था। और आई वॉज़ वेरी शॉक्ड बिकॉज हो सकता है कि हमारी कोई एक ऐसी प्रॉब्लम रही होगी जो सिमिलर रही होगी, तो वो सिमिलर टाइप का ड्रीम आया। तो जो ये अवेयरनेस है ये एक ऐसे मनके की तरह है। ये राम नाम का जो मनका है, ये चिंतामणि, ये हमारी चिंताओं को, हमको चिंताओं से निकाल देता है, वरी से निकाल देता है। क्योंकि ये जो चिंताएं हैं, जो वरीज है, इसी में फियर छुपा और इसी में ये पिचाश आते हैं, इसी में डिमोनिक अटैक्स होते हैं, आगे पीछे नहीं होते। जहाँ पे आप ज़्यादा वरी करोगे वहीं पे ये हाल हो जाएगा। तो फिर सरेंडर करने से क्या होता है, प्लीज़ मुझे आप बचाइए, मुझे प्रोटेक्ट कीजिए, मेरी इतनी बुरी हालत हो रही है, मुझे इससे निकालिए। इस तरीके से प्रेयर करनी चाहिए। और फिर जैसे जैसे आप और आगे जाओगे तो आप भगवान से कुछ कहना ही बंद कर दोगे, मतलब मांगना ही बंद कर दोगे, नॉर्मल बातें कर लोगे। बट देर इज़ नो जजमेंट। जो भी हो रहा है ना आपके साथ, ये मत सोचना कि अब मैंने ये बोल दिया तो ओ माय गॉड मैं तो अभी उस स्टेज पे ही नहीं पहुंचा या पहुंची, मेरा तो कुछ हो ही नहीं सकता। क्योंकि कई स्टूडेंट्स मैंने ऐसे भी देखे हैं, वो थेरेपीज़ में होते हैं और वो कोई सेशन देख लेते हैं, फिर उनको लगता है सब कुछ तो उन्हीं के लिए बोला जा रहा है। ऐसा नहीं है, सबके लिए बोला जा रहा है। जिसको इसमें से जो जो चीज़ें सही लगे वो पिक करो। जो चीज़ सही नहीं लगती या तो क्वेश्चन पूछो या तो अपने में काम करो। इस तरीके से भी आप कर सकते हो। तो आप मेरी बुक भी ले सकते हैं, अमेज़ॉन किंडल पे ही अवेलेबल है और कहीं अवेलेबल नहीं है। वो किंडल कॉपी ही लेटेस्ट एडिटेड वर्जन है। और ये बुक जब मैंने लिखी थी तो इसमें काफ़ी डिवाइन मिस्टिकल चीज़ें हुई थी और एक दिन में नहीं हुई थी। मतलब लिखी तो मैंने ऐसे 9 महीने में लिख के एडिट करके पब्लिश कर ली। तो सुनने में ऐसा लगता है कि अरे वाह, सिर्फ 9 महीने में लिख दी, क्या बात है, 9 महीने में तो बच्चा पैदा होता है, तुमने तो बुक बना दी। लेकिन उसके पीछे कई सालों का वर्क था। अभी भी जिस बुक पे मैं काम कर रही हूँ, लिटरली मैंने उस बुक को लिखना शुरू किया था 2012 या 13 में और अभी तक मैं लिख ही रही हूँ, पता नहीं कितने साल हो गए। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो भी सुनने में ऐसा लगता है कि 9 मंथ्स में लिख दी। हो सकता है ये अगली जो मैं लिखूँगी वो भी एकदम से ऐसे लिख दूँगी, क्योंकि बीच बीच में इतनी चीज़ें होती हैं कि फिर लगता है कि नहीं यार ये चैप्टर तो थोड़ा ऐसे होना चाहिए या वो ऐसे होना चाहिए। वरना कई लोग होते हैं जो राइटिंग फील्ड में होते हैं, वो रातों रात बहुत सी चीज़ें लिख देते हैं और कई लोगों को लगता है कि उन्होंने 10 साल लगा दिए। वो रातों रात शायद इसलिए लिखते हैं क्योंकि उसके पीछे जो उन्होंने 10 साल का एक्सपीरियंस किया वो उस दिन उनको क्लियर हो जाता है, तो फिर वो रातों रात बहुत कुछ लिख के आपको दिखा देंगे। एनीवे, ये तो मैंने ऐसे ही ये बात यहाँ पे शेयर कर दी एग्जाम्पल के रूप में। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। वन लव, peace out and victory to Ram. Keep shining. You are a beautiful soul, a beautiful person, and you don't need anybody's approval, validation, any stamp. आप जैसे भी हो, जो भी हो, you're a divine creation of source, and that's why you're amazing and awesome.